fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me, no fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never. वेलकम टू स्कैरी फिजिक्स। आज हम एमएससी फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंड ऑसिलेटर एंड वेव जनरेटर। थर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ यूनिट हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर। वन बाय वन हम ये सारी यूनिट कंप्लीट करेंगे। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक्स है जो हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जब हम किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बिना किसी लीकेज के पूरा उस सर्किट में चला जाए, ऐसे वोल्टेज को हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। मतलब कि वो आइडियल है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन आइडियली हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा वोल्टेज सर्किट में चला गया है। इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। रेजिस्टेंस जीरो हो गया, इसका मतलब जितना वोल्टेज है वो पूरा का पूरा सर्किट में चला गया है। सेकंड होता है आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स वही जब हम किसी सर्किट में करंट अप्लाई करते हैं तो पूरा उस सर्किट में चला जाए बिना किसी लीकेज के। ऐसे करंट सोर्स को हम बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स, यानी कि वो आइडियली है। ये भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आइडियली हम इसको मानते हैं। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट ओम्स लॉ से। अब कुछ चीजें हैं जो हमने 11th 12th में पढ़ी थी, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारी चीजें 12th में पढ़ी थी। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हीं चीजों से मिलके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ऑप एम्प यही सब पढ़ते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, आप सबको मालूम ही होगा। यहाँ से करंट जाता है, इन दो पॉइंट के बीच हम वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा 2 पॉइंट के बीच में देखा जाता है। यहाँ से हम वोल्टेज निकालते हैं, V इज इक्वल टू I, वही ओम्स लॉ, पुराने पाप। यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाती है V अपॉन, ये मिल गया हमको करंट और ये मिल गया वोल्टेज। सेकंड
ये हो गया रेजिस्टेंस। सेकंड नंबर पे आता है कैपेसिटर। तो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में अगर हम करंट फाइंड करना जाए तो कैपेसिटर में करंट होता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू चार्ज पर यूनिट टाइम, इसमें क्यू की वैल्यू होती है सी वी, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो यहाँ से हमको डी सी वी अपॉन डी टी मिल जाएगा। में कैपेसिटर होता है कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा डी वी अपॉन टी। ये हमको मिल गई करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी। ये हमको करंट की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा तो I अपॉन टी। तो जब यहाँ से डी वी इज इक्वल टू I अपॉन सी डी, कैपेसिटेंस दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आई डी टी। ये मिल गई हमको वोल्टेज की वैल्यू। कैपेसिटर का वोल्टेज ये होता है। अब हमें मालूम है कि करंट जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन को शो करने के लिए हमको करंट की वैल्यू लिखी जाती है पीरियोडिक फंक्शन में I इज इक्वल टू I नॉट इंटू ई जे ओमेगा। ये होती है करंट की वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन में। टाइम डिपेंडेंसी आ गया ये। अब जब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? V is equal to 1 upon C I नॉट e की पावर j ओमेगा t e e। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा V is equal to I नॉट e की पावर j ओमेगा t। इसका इंटीग्रेशन हो गया डिवाइड बाय इस इंटीग्रेशन करते हैं उसकी पावर का डिफरेंस इसके नीचे आ जाता है, आएगा जे ओमेगा। और ये सी आ गया, ये सी, ये हमको मिल गया ये। अब ये हमारे आई नॉट जे ओमेगा टी किसकी वैल्यू आई की, ये हो गया आई अपॉन जे ओमेगा टी। ये हमको मिल गई वोल्टेज की वैल्यू। यहाँ से हमको I इंटू एक्स सी की वैल्यू होती है ये, वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ये एक्स सी क्या होता है? कैपेसिटर एलिमेंट को बोलते हैं हम एक्स सी। यहाँ से वोल्टेज हमको मिल जाता है V इज इक्वल टू आई एक्स सी। हो गया कैपेसिटर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडक्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास
इंडक्टर, इंडक्टर इंडक्टर का सिंबल आपको मालूम नहीं होगा क्या होता है। ये होता है इंडक्टर का सिंबल। इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो होती है एल डी आई बाय डी टी। ये तो हमने वीएसए में पढ़ी थी। यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन की पुट करें तो पीरियोडिक फंक्शन में हमें करंट की वैल्यू क्या लिखी थी, V इज इक्वल टू एल ऐसे कैसे, डी ऑन डी टी ऐसे कैसे, और आई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी जे ओमेगा एल इंटू आई। ये जो जे ओमेगा एल है इसको हम बोलते हैं एक्स एल, जे ओमेगा एल। ये होता है इंडक्टर एलिमेंट। एक्स एल क्या होता है, इंडक्टर एलिमेंट। तो हमको यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू मिलेगा आई इंटू एक्स एल। मिल गया हमको कैपेसिटर का वोल्टेज। नेक्स्ट एक चीज और होती है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इन्हीं सब चीजों को मिला के बनता है, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को मिला के ही इम्पीडेंस बनता है। इसकी वैल्यू होती है Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स, और इसमें जो x है वो एक्स पी और एक्स एल होता है। कैपेसिटर एलिमेंट और इंडक्टर एलिमेंट की जगह हम पुट कर सकते हैं x। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि मॉड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो वो हम कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से देखेंगे। अभी के लिए आप याद कर दीजिए। इसका मॉड निकालना होगा तो हम जेड मॉड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट स्क्वायर। ये इसके इम्पीडेंस की वैल्यू होती है। अगर हमको इसमें फेज डिफरेंस निकालना है फेज डिफरेंस अगर हमको इसमें निकालना है तो वो होता है tan phi इज इक्वल टू x अपॉन r। यहाँ से phi की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन r। ये होता है इसका फेज डिफरेंस। मिल गया हमको यहाँ का फेज डिफरेंस। ये तो कुछ टर्म्स थी, तो हम एक चीज आती है एक्टिव फिल्टर्स। अब हम देखेंगे एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस क्या होता है? The device ऐसे डिवाइस जो कि एनर्जी
ऐसे डिवाइस जो एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करे, एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करे, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं एक्टिव डिवाइस। द डिवाइसेस which can work like an energy device, energy source, are active device. एक आता है पैसिव डिवाइस। पैसिव पैसिव डिवाइसेस क्या होता है मैम? ऐसा वर्षा, ऐसे डिवाइस जो एनर्जी सोर्स की तरह वर्क नहीं करते उसको हम बोलते हैं ऐसे डिवाइस। द डिवाइसेस which cannot work like an energy source are passive device. नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे बेसिक की, वो है लीनियर इम्पीडेंस। लीनियर इम्पीडेंस लीनियर इम्पीडेंस तो लिखिए क्या होता है लीनियर इम्पीडेंस। द element which has linear curve between current and voltage के बीच में, जिसके ग्राफ जब हम बनाते हैं तो लीनियर करवाना चाहिए कर्व, और इसके करंट और वोल्टेज के बीच लीनियर करवाना चाहिए। ऐसे इम्पीडेंस को हम बोलते हैं लीनियर इम्पीडेंस। जैसे कि एग्जांपल रेजिस्टेंस, जब हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आता है, ये लीनियर। और एक होता है जैसे डायोड का हम जब ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और कर्व के बीच के करंट के बीच का, तो ये हमेशा ऐसा बनता है। तो ये लीनियर नहीं है, तो ये लीनियर इम्पीडेंस नहीं कहा जाता। नेक्स्ट कुछ और भी है टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक और बाकी है बेसिक्स का, वो है बाइलेटरल इम्पीडेंस। बाइलेटरल इम्पीडेंस क्या होती है देखिए,
if directions of current in an element change but its impedance remains same, then it is bilateral. Is bilateral. No fear, I'm standing right here, eyes peer, with my mind clear, never look rear, only